नमस्कार दोस्तों, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं अक्सर मुझसे ये कहते रहते हैं कि मैं पत्रकारों, मीडिया इसके बारे में जब भी बात करता हूँ तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता हूँ और अक्सर ऐसी बातें कह देता हूँ जो दूसरे लोगों को शायद चुभ जाती हों और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि मैं मीडिया को लेकर जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो बहुत ही बैलेंस्ड रहता हूं और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से वीडियो बनाता हूं और मैं ये नहीं देखता कि वो कितना बड़ा पत्रकार है, कितना बड़ा मीडिया हाउस का मेंबर है या कितना बड़ा न्यूज़ एंकर है, कितना बड़ा जर्नलिस्ट है। बस मैं ईमानदारी से अपनी बात कह देता हूं और इस बात को लोग पसंद करते हैं। देखिए, जब भी मीडिया की बात होती है, हम जैसे लोग तो छोटे पत्रकार हैं जो इस देश में बड़े पत्रकार माने जाते हैं। अक्सर चर्चाएं भी उनकी होती हैं। रजत शर्मा जी हैं, अपने सुधीर चौधरी जी हैं और इसके अलावा रवीश कुमार जी हैं, राजदीप सरदेसाई जी हैं, बरखा दत्ता जी हैं, अर्नब गोस्वामी साहब हैं। इन सब लोगों की चर्चाएं होती हैं और अब ये जो टीवी चैनल्स के बड़े बड़े चेहरे हैं, इन लोगों को ही बड़ा पत्रकार माने जाने लगा है। तो लोगों की जाहिर सी बात है कि सारी जो फोकस होती है वो इनकी निष्ठा और इनकी पत्रकारिता पर ही फोकस्ड रहती है। देखिए, पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में ये हुआ था कि इंडिया टुडे ग्रुप के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई, उन्होंने 26 जनवरी को जो दिल्ली में बवाल हुआ था किसानों का और जिसमें एक युवक की ट्रैक्टर चलाते हुए मौत हो गई थी, उस घटना को लेकर राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट कर दिया था और उसमें ये लिख दिया था कि पुलिस की गोली से ये नौजवान मारा गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। सब जानते हैं कि वो एक क्या कहना चाहिए कि वो अपना एक खेल दिखाने का प्रयास कर रहा था और उसी प्रयास में उसका ट्रैक्टर पलट गया था, उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह में क्लियर था कि उसकी दुर्घटना में मौत हुई है। लेकिन राजदीप सरदेसाई, जो कि हमेशा अपनी थोड़ी उनकी इन्फ्लुएंस जो है वो कांग्रेसी टाइप की है और उनकी पत्नी सागरिका घोष, उन्होंने एक किताब भी लिखी है स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर, जिस पर फिल्म बन रही है विद्या बालन को लेकर। तो वो कांग्रेस मेंटलिटी के हैं और हमेशा उनका एक टारगेट रहता है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों के बारे में कुछ ऐसा दिखाया जाए कि उसमें उन्हें नीचा दिखा दिया जाए। और शायद इसी उतावलेपन में उनके पास व्हाट्सएप पे वो वीडियो आया था और उन्होंने उसे तुरंत शेयर करने में देर नहीं लगाई और ट्विटर पर डाल दिया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी हुआ, जैसे शशि थरूर वगैरह के खिलाफ हुआ था कुछ लोगों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन आपको पता ही है कि ये जो राजद्रोह वगैरह के केस होते हैं, ये ओपन शट केस होते हैं, ये खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, इनमें कुछ होता हुआ था है नहीं। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफियर कर दिया था। खैर, ये मामला ख़त्म हो गया। उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि राजदीप सरदेसाई को उस घटना के बाद 2 हफ्ते की फोर्स लीव पर भेज दिया गया, विदाउट पे कर दिया गया उन्हें। उनकी कंपनी ने, अरुण पुरी जो कि मालिक हैं इंडिया टुडे ग्रुप के, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने गलत किया है और आप 2 महीने के लिए छुट्टी पर जाइए। वो 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिए गए और उसके बाद मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि अगर उन्हें 2 महीने की फोर्स लीव पर भेजा गया है तो उसके बाद उन्हें खुद ही आकर ये अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। वो इतने बड़े कैलिबर के आदमी हैं और उन्हें आप एक ट्रेनी की तरह छुट्टी पर भेज देते हैं, पनिशमेंट कर देते हैं, तो ये तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेटेड करने वाला ही है। बहरहाल 2 हफ्ते के बाद, जब 2 हफ्ते गुजर गए, उसके बाद मेरे ख्याल में लगभग 3-4 हफ्ते के बाद वो ऑन एयर हुए और उनका कार्यक्रम फिर से इंडिया टुडे पर शुरू हो गया। खैर, अब तो वो लगातार कर ही रहे हैं ये सब कार्यक्रम। लेकिन मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि इसकी उन्हें सज़ा ज़रूर मिली है। अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया टुडे ग्रुप ने भी ये स्वीकार किया है कि राजदीप की जो प्रतिष्ठा है उसको आघात लगा है और उनकी निष्पक्षता पर संदेह किया जाना बिल्कुल सही है। यही वजह है कि राजदीप सरदेसाई को पश्चिम बंगाल में नहीं भेजा गया। पश्चिम बंगाल में कवरेज के लिए भेजा गया राहुल कंवल को, श्वेता सिंह को, अंजना ओम कश्यप को, लेकिन राजदीप सरदेसाई को पश्चिम बंगाल में नहीं भेजा गया और वो तमिलनाडु के मरीना बीच में, वहाँ पर कछुओं के बीच में बैठ के रिपोर्टिंग करते हुए तमिलनाडु की नज़र आए। 1-2 फ़ोटो उन्होंने अपनी तमिलनाडु के लुंगी पहने हुए भी शेयर किए थे सोशल मीडिया पर। साउथ का जो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था उसमें ज़रूर वो होस्ट कर रहे थे। और जब इधर पश्चिम बंगाल में इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ, उसमें ममता बनर्जी का इंटरव्यू राहुल कंवल ने लिया, तो सबसे पहले ममता बनर्जी स्टेज पर आई
और उन्होंने राहुल कंवल से ये पूछा कि क्या आप लोगों ने राजदीप सरदेसाई को हटा दिया है। तो इसके बाद राहुल कंवल सकपका गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपसे ये किसने कह दिया, और वो हमारे साथ हैं और वो हमारी टीम में ही है। इसके बाद ममता बनर्जी ने इंटरव्यू शुरू कर दिया। जब मैं आपको ये बताऊं कि जब राजदीप सरदेसाई को ऑफ एयर किया गया था, 2 महीने की लीव पर भेजा, 2 सप्ताह की लीव पर भेजा गया था, उससे कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी का एक इंटरव्यू किया था राजदीप सरदेसाई ने। राजदीप सरदेसाई ममता बनर्जी के बहुत खासम खास हैं। जब ममता बनर्जी पिछली बार जीती थी तो सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने लाइव दिया था, जब वोटिंग के दिन ही राजदीप सरदेसाई को ही दिया था, और वो लाइव थी वहीं से, पश्चिम बंगाल से। और उन्होंने राजदीप सरदेसाई से अपने विचार विमर्श किया था। और मेरे याद है आज भी, 5 साल पुरानी बात, राजदीप सरदेसाई ने ये उसमें इंटरव्यू में ये भी पूछा था कि एबीपी न्यूज़ ने आपके खिलाफ, ममता बनर्जी जी, वहाँ पर एजेंडा चलाया था, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं। राजदीप सरदेसाई ने क्लियर इंडिया टुडे के मंच से, इंडिया टुडे के ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में ममता बनर्जी से ये पूछा था कि आपके खिलाफ एबीपी ने वहाँ पर एजेंडा चलाया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है। यानी कि ममता बनर्जी से बहुत करीबी है राजदीप सरदेसाई की, और वो उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का इंटरव्यू ले सकते हैं, कुछ भी कहलवा सकते हैं किसी भी इशू पर, ये सब जानते हैं। इसके बावजूद भी इंडिया टुडे ग्रुप ने उन्हें नहीं भेजा वेस्ट बंगाल की कवरेज में, और ये शो करता है कि राजदीप सरदेसाई की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है, और अब उनकी वो पोजीशन नहीं रही इंडिया टुडे ग्रुप में जो पहले हुआ करती थी। अब उन पर नज़र रखी जा रही है, वो किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। उन्हें ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जा रही है। बहुत से लोग चैनल के मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने उसके बाद ये नहीं बताया कि वो फोर्स लीव के बाद वो वापस लौटे या नहीं। जब 2 हफ्ते का उनका पनिशमेंट पूरा हो गया तो उसके बाद वो लौटे, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम अपना मेरे ख्याल में 1 महीने के बाद दोबारा शुरू किया। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि किसी भी पत्रकार को पॉलिटिशियंस की डमी नहीं बनना चाहिए। अब आप मेरे वीडियोस अगर देखते हो तो शायद आप ये नहीं जज कर पाएंगे कि मैं क्या किसी खास पॉलिटिकल सोच से अपने वीडियोस बनाता हूँ। और मैं जब भी कोई ऐसा इशू होता है जिसमें किसी को गरियाना है या किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, मैं उसे कहने से नहीं चूकता हूँ। चाहे वो पत्रकार है, नेता है, कोई भी है, मैं उसे कह देता हूँ। बहरहाल मैं इतने बड़े बड़े लोगों से अपनी तुलना नहीं करना चाहता हूँ, और ये पत्रकार लोग ये तो अब उस स्टैंडर्ड पर पहुँच चुके हैं, उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि ये अपने आप में एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। ऐसे ही ब्रांड नेम एक पत्रकार अजीत अंजुम साहब भी हैं, जो कई चैनलों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे, कई चैनलों को खुलवाया और उन्होंने कई चैनलों को बंद भी करवाया, और आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं। वो ममता बनर्जी के समर्थन में एजेंडा लेकर गए थे पश्चिम बंगाल में, लौट आए हैं। उन्हें लगा, कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए कि अजीत अंजुम साहब ने कुछ लोगों को पकड़ के पूछा कि आप दीदी को वोट करेंगे या बीजेपी को वोट करेंगे। उनके मुंह पर लोगों ने कह दिया कि हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। बढ़िया काम किया नरेंद्र मोदी ने, और वो खिसियाहट भरी अपनी हंसी लेकर वापस आ गए। अभी एक मैं उनका लेटेस्ट वीडियो देख रहा था जिसमें ममता बनर्जी के घर के बाहर वो एक आदमी से पूछ रहे थे जो साइकिल पर जा रहा था कि भाई आप दीदी को वोट देंगे या मूड चेंज है। तो उस व्यक्ति ने साफ कह दिया मूड चेंज है, क्यों देंगे दीदी को वोट, साफ उनके मुंह पर कह दिया। तो ये लोग जो एजेंडा लेकर चलते हैं, ये पत्रकारिता नहीं करते, ये सिर्फ अपनी जो आत्मसंतुष्टि है वो करते हैं। और शायद यही वजह है कि इन लोगों के लाखों लोग और सब्सक्राइबर बन जाते हैं, लाखों लोग इन्हें पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये किस चीज़ को लेकर बात क्या कहने वाला है, उनका किस चीज़ पर क्या व्यू होगा, किस तरह का मोटिव है उनका। तो उसी तरह के लोग उनके सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। अजीत अंजुम साहब को लोग खूब देख रहे हैं क्योंकि वो खुलेआम मोदी को गालियाँ दे रहे हैं, मोदी पर तोहमतें लगा रहे हैं, सारी चीज़ों में उन्हें मोदी की खामियाँ ही नज़र आती हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मैं जो जानकारी मेरे तक आए उसे निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुँचाऊँ। और अक्सर जैसे वीडियोस में बनाता हूँ, जैसे कि मैंने चुनावों में आपने देखा होगा, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चुनावों के बारे में आपको बताया जिसमें आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़े, इस तरह की बात मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग इस तरह की बात कभी नहीं करते, इनका अपना एजेंडा फिक्स है और ये अपने उसी एजेंडे पर रहते हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति इनकी जो ओपिनियन है उससे ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि इनके स्वार्थ लंबे लंबे उन लोगों से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने उनसे अपने लंबे लंबे काम कभी निकलवाए हुए हैं। बहरहाल मीडिया वालों के बारे में ज़्यादा कहना सही भी नहीं है,
कोई मीडिया वालों को कोई कुछ गलत कह देता है तो मुझे उन पर भी बहुत गुस्सा आता है। अपने आप पर भी कभी कभी गुस्सा आता है कि यार मुझे मीडिया वालों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई एम ए मीडिया मैन टू। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।